गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को आपके पाठ्य पुस्तक के पाठ 12 नीलू कहानी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसकी रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ाती हूँ। आप उसके बाद आपको इस कहानी को समझाऊंगी। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 26 मार्च सन 1907 ईस्वी को हुआ था। वे प्रयाग में शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत प्रयाग महिला विश्व विद्यापीठ में प्राचार्य थी। उनकी बचपन से ही साहित्य की ओर रुझान था। दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में भी उनकी रुचि थी। महादेवी वर्मा को साहित्य सेवा के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया। इन्होंने गद्य तथा पद्य दोनों में साहित्य सृजन किया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं निहार, दीपशिखा, सांध्य गीत, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, निर्जा, अग्निरेखा, गीत पर, परिक्रमा, यामा आदि। महादेवी जी के द्वारा रचित संस्मरण तथा रेखा चित्र अत्यंत हृदयग्राही हैं। इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी को हुई थी। और जैसा कि आप जानते होंगे या हो सकता है आपने नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, महादेवी वर्मा जी जो है वो पशुओं को बहुत प्रेम करती थी। वो उनके पास हर तरह के पशुओं को वो अपने पास रखती थी और उनको बहुत ही प्यार से, ममता से उनको पालती थी। तो इस कहानी में भी अगर आप देखोगे तो नीलू नाम की एक कुत्ते की कहानी है, जिसको कि महादेवी वर्मा ने अपने पास रखा था और उसका पालन करती थी। बहुत ही प्यार से उसका रखरखाव करती थी। तो पशुओं के भीतर जो एक गहरी संवेदना होती है, जिससे वे मनुष्य के भाव को अच्छी तरह जान लेते हैं। नीलू नाम के कुत्ते के माध्यम से लेखिका ने पशु मनोविज्ञान का भावपूर्ण वर्णन इस कहानी में किया है। और इसके अलावा इस कहानी के माध्यम से उन्होंने लोगों को यह सीख भी देनी चाहिए कि हमें हमेशा पशु पक्षियों से प्यार करना चाहिए। उनको बहुत ही संवेदना से, उनको बहुत ही प्यार से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, न कि कटुता से। तो चलिए प्रथम हम इस कहानी को पढ़ते हैं। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। हिरनी के समान वेगवती, सांचे में ढली हुई देह, जिस पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोग, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली व छोटी आंखें, सजग बड़े कान और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ, सब कुछ उसे राजसी विशेषता देता था। थी भी तो वह सामान्य कुत्तों से भिन्न थे। उत्तरायण में जो पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी, जिससे आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतकाल में यह रास्ता बर्फ से ढक जाता था। तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा सा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देते थे। बर्फ की मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारी रुकावटों को पार कर दुकान तक पहुंच जाती। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपए, सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देते और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट जाती। किसी दिन तो उसे कई बार आना जाना पड़ता था, पर लूसी को मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रहती थी।
क्योंकि लोग, आपको तो पता ही होगा, जब मार्केट जाते हैं तो कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। तो जो उनकी भुलक्कड़पन था उसके कारण लूसी को बार बार जाना पड़ता था। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की दिशा में चल देती। एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव से बर्फ से भटकता हुआ एक भेड़िया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी मैत्री हो गई। इन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुराने वाले परिवेश से जूझने लगा। 4-5 दिन के बाद के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक जाने आने लगी। एक संध्या के झुटपुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट के नहीं आई। शीतकाल में घ्राण शक्ति के कुछ कुंठित हो जाने के कारण कुत्ते लकड़बग्घे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं और उसकी अनायास से आहार बन जाते हैं। लूसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं था। एक दिन पहले ही उसकी आंखें खुली थी, अतः मां से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया जाता, पर रजाई में भी वह मां के पेट की उष्णता खोजता और न पाने पर रोता चिल्लाता रहता। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की डलिया में रख दिया। हमने मतलब कवित्री ने, महादेवी वर्मा जी ने, जहां वह मां के सामीप्य सुख के भ्रम में सो गया। डलिया में वह ऊन की गेंद जैसा ही लगता था। जब हम प्रयाग लौटी तो उसे भी साथ लाना पड़ा। बड़े होने पर रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के मिलन से जो रंग बना था वह एक विशेष प्रकार की धूप छाई हो गया था। धूप पड़ने पर वह एक ही झलक मिलती थी, छाह में दूसरे की और दिए के उजाले में तीसरे की। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों के सिर से बड़ा और चौड़ा था और लंबोतरा व सुडौल। पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त पर ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी। पैर अल्सेशियन कुत्ते के पैरों के समान लंबे पर पंजे भेड़िए के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। उन गोल और काली कोर वाली आंखों का रंग शहद के रंग के समान था, जो धूप में तरह सुनहरा हो जाता था और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। तो ये जो नीलू है उसकी सुंदरता का विवरण है। ओके, इस पैराग्राफ में नीलू की जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसकी जो सुंदरता है उसका वर्णन किया गया है। तो आज के लिए इतना ही है। अपने अगले वीडियो में इस कहानी को मैं पूरा करूंगी। ओके, धन्यवाद बेटा।